जरा सोचिए, ग्रीस और सर्बिया, ये नाम तो हम सबने सुने हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन दोनों के ठीक बीच में एक ऐसा देश है जिसकी कहानी नक्शे पर तो मौजूद है, पर हमारे जहन में नहीं। जी, ये देश है नॉर्थ मैसेडोनिया। एक ऐसी जमीन जो सदियों से पूरब और पश्चिम की खींचतान की गवाह रही है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब सवाल यही है कि आखिर कैसे सिर्फ एक नाम किसी देश के मुस्तकबिल पर, उसके भविष्य पर पूरे 30 साल तक ताला लगा सकता है। ये एक ऐसा विवाद था जिसमें दांव पर सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि बहुत कुछ था। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1991 में युगोस्लाविया से आज़ादी के साथ। फिर 1993 में ये देश यूएन में तो पहुंच गया, पर एक बहुत ही अजीब से नाम के साथ, FYROM। और उसके बाद एक लंबा ठहराव जो टूटा सीधे 2018 में ग्रीस के साथ हुए प्रेस्पा समझौते से, और इसी समझौते ने 2020 में इसके नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ किया। तो टाइमलाइन से एक बात तो साफ हो गई कि सारा झगड़ा, सारी कहानी एक नाम के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल ये है कि एक नाम में आखिर ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। चलिए अब इसी को समझते हैं। हुआ ये कि जैसे ही इस नए देश ने खुद को मैसेडोनिया कहना शुरू किया, पड़ोसी देश ग्रीस ने फौरन इस पर आपत्ति जता दी। ग्रीस का तर्क था कि मैसेडोनिया उनकी ऐतिहासिक विरासत है और उनके अपने एक उत्तरी प्रांत का नाम भी यही है। उन्हें असल में डर ये था कि इस नाम की आड़ में ये नया देश कहीं उनकी जमीन पर अपना हक न जता दे, और बस इसी डर ने एक बहुत लंबी डिप्लोमेटिक जंग की नींव रख दी। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए यूएन ने एक फॉर्मूला दिया, एक अस्थायी नाम, फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, यानी कि FYROM। जरा सोचिए कितना लंबा और अटपटा नाम है ना? इसे बस एक टेम्पररी सोल्यूशन होना था, पर ये टेम्पररी चीज अगले कई दशकों तक इस देश की पहचान से ऐसी चिपकी कि दुनिया से जुड़ने की राह में ये सबसे बड़ा कांटा बन गई। लेकिन देखिए, परेशानियां सिर्फ सरहद के पार से ही नहीं आ रही थी। देश के अंदर भी एक अलग ही आग सुलग रही थी। जो जातीय अल्बानियाई आबादी थी, उन्हें लग रहा था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें उनके हक नहीं दिए जा रहे। और यही बढ़ता हुआ गुस्सा 2001 में एक हथियारबंद संघर्ष के तौर पे सामने आया। इस अंदरूनी लड़ाई को रोका ओहेरिड फ्रेमवर्क समझौते ने। और ये सिर्फ एक शांति समझौता नहीं था, इसने देश के पूरे ताने बाने को बदल दिया। इसने जातीय अल्बानियाई लोगों को ज्यादा राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए, उनकी भाषा को भी आधिकारिक पहचान मिली। असल में यही समझौता आज के मॉडर्न नॉर्थ मैसेडोनिया की मल्टीकल्चरल पहचान की नींव का पत्थर है। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात, ठीक है। लेकिन किसी भी जगह की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए ना, उसकी जमीन को, उसके नक्शों को देखना पड़ता है, क्योंकि असली जवाब अक्सर वहीं छिपे होते हैं। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। नाम के पीछे के पूरे विवाद की जड़ यहीं छिपी है। आज का जो नॉर्थ मैसेडोनिया देश है, वो असल में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक इलाके का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उस ऐतिहासिक मैसेडोनिया का ज्यादातर हिस्सा आज ग्रीस और बुल्गारिया में पड़ता है। अब समझ में आया कि ये नाम इतना संवेदनशील और पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बन गया था। और ये जमीन भी कोई आम जमीन नहीं है, ये एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से घिरा इलाका है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोराब आसमान को छूती हुई लगभग 9030 फीट तक जाती है। पर बात सिर्फ ऊंचे पहाड़ों की नहीं है, यहाँ यूरोप की कुछ सबसे पुरानी और गहरी झीलें भी हैं। जमीन के नीचे एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट लाइंस हैं, और इसके घने जंगलों में भालू, भेड़िए और बहुत ही दुर्लभ लिनेक्स आज भी घूमते हैं। सच में ये एक ऐसी जगह है जहां दो अलग अलग दुनियाओं का मौसम, मेडिटेरेनियन और कॉन्टिनेंटल, आकर मिलता है। तो इतना मुश्किल भूगोल और इतना विवादों से भरा इतिहास, इन सब के बीच इस देश ने एक मॉडर्न नेशन के तौर पर खुद को कैसे खड़ा किया। चलिए अब इसकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल ढांचे को समझते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो 2024 में इसकी जीडीपी करीबन 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, पर ये एक छोटी और लगातार आगे बढ़ती इकोनॉमी की तस्वीर दिखाता है। और इस आंकड़े को सही से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ की कुल आबादी 20 लाख से भी कम है।
मतलब ये यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है जो दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। तो सवाल ये है कि यहाँ पैसा आता कहाँ से है? ये डोनट चार्ट इसका सीधा जवाब देता है। इकोनॉमी की रीढ़ है सर्विस सेक्टर, जो जीडीपी का 70% हिस्सा है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 20% और खेती बाड़ी 10% का योगदान देती है। और जब बात व्यापार की आती है तो ये देश सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है? जर्मनी, यूके और पड़ोसी देश सर्बिया इसके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी इकोनॉमी यूरोप और अपने इलाके से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब समझते हैं कि इस देश का सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब कानून बनाने का काम 120 सीटों वाली संसद सोबरानी करती है। देश चलाने की असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। न्यायपालिका आज़ाद है ताकि एक बैलेंस बना रहे। और राष्ट्रपति, वो राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, पर उनका रोल ज्यादातर प्रतीकात्मक ही होता है। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से हटकर किसी भी देश की आत्मा तो उसकी संस्कृति में बसती है। तो चलिए अब नॉर्थ मैसेडोनिया की उस रंगीन सांस्कृतिक दुनिया में झांकते हैं जो सदियों से एक चौराहे पर बसे होने की ही देन है। यहाँ की संस्कृति में कई रंग घुले मिले हैं। खाने की मेज पर आयवार और ताओचे ग्रावचे जैसे पारंपरिक जायके मिलेंगे। सिनेमा की दुनिया में 1994 की फिल्म बिफोर द रेन ने इसे ऑस्कर तक पहुंचाया। साहित्य में कोस्टा रेसिन जैसे कवियों की विरासत है। और अगर जुनून की बात करें तो वो है फुटबॉल। हर देश की एक तारीख होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए वो तारीख है 8 सितंबर। ये है इसका स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बनने के लिए वोट दिया गया था। ये दिन एक नए राष्ट्र के जन्म का जश्न है। तो हमने इतिहास, भूगोल और संस्कृति को तो समझ लिया, पर अब नजर डालते हैं भविष्य पर। स्कोपचे यानी इसकी राजधानी और पूरे देश के सामने आने वाले कल में क्या चुनौतियां और मौके हैं। आगे की राह सीधी नहीं है। सबसे बड़े लक्ष्य हैं यूरोपियन यूनियन में पूरी तरह शामिल होना, इकोनॉमी को स्थायी विकास की पटरी पर लाना, सिस्टम में फैले करप्शन से लड़ना और सबसे अहम, देश के अलग अलग समुदायों के बीच बनी शांति को बनाए रखना। ये सभी बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौतियां हैं। और यहीं आकर हम उस आखिरी सवाल पर रुकते हैं। एक ऐसा देश जो हमेशा से ही एक चौराहे पर खड़ा रहा है, क्या वो पूरब और पश्चिम की खींचतान के बीच अपना एक सुरक्षित रास्ता बना पाएगा? क्या वो अपने इतिहास के बोझ से निकलकर एक स्थिर भविष्य की ओर बढ़ पाएगा? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।